सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम जारी है और न्यूज हेड शरद द्विवेदी खास बातचीत कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से। इस 4 साल बीतने के बाद अब आक्रामक रूप से फ्रंट फुट में आके बैटिंग करने के लिए तैयार। मतलब ये मुझे ऐसा लगा जैसे अभी टॉस हुआ है और मैंने कमेंटेटर के तौर पे पूछा है कि क्या 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 लगता है आपको, पिच कंडीशंस कैसी हैं, क्या क्या करने वाले हैं आप। तो डॉक्टर साहब ने कहा पिच कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, एग्रेसिव बैटिंग करनी पड़ेगी एंड वी आर रेडी फॉर दैट। हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, आपने कहा आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। 2018 की तरफ अगर हम लौटें तो क्या लगता है आपको, ये बृजमोहन जी थे आपसे पहले, हमने ये सवाल उनसे भी पूछा, बहुत अच्छी बल्लेबाजी थी, बहुत अच्छी बैटिंग थी, तमाम चीजें थी, दावे भी थे, लेकिन क्या चूक हो गई? क्या पिच की कंडीशंस को समझने में कुछ चूक हुई आपसे 2018 में? 15 साल की यात्रा और एक पारी, दूसरी पारी और तीसरी पारी, कहीं न कहीं लोगों के मन में ये विषय आया कि 15 साल हो गया, अब परिवर्तन करना चाहिए। मगर परिवर्तन किया था, कुछ मीठा खाने को मिलेगा, मगर परिवर्तन के बाद मिर्ची चबा गए, उनको अब एहसास हो रहा है, अभी तक मुंह से उस मिर्ची की तीखापन महसूस कर रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि मिर्ची का तीखापन इस समय महसूस किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, जीवन को आपने बड़े दार्शनिक नजरिए से भी देखा है। जितना मैंने आपको अविभाजित मध्य प्रदेश में भी देखा, जब मैं एक राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी में होता था और आप केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर आपका आना होता था, किस तरह से आप देखते हैं? कहा यह जाता है कि सो कॉल्ड जब आप सत्ता से हटते हैं तब आप राजनीति के वास्तविक पक्ष को और गहराई से देख पाते हैं। आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बहुत से चेहरों को तब भी आपने देखा, बहुत से चेहरों को अब भी आपने देखा, बहुत सारी प्रशस्ति, बहुत सारी फूल मालाएं, बड़े बड़े जयघोष भी आपने देखे और आज की परिस्थिति को भी आप देख रहे हैं। क्या एक राजनेता, एक गंभीर राजनेता के तौर पर क्या अंतर पाते हैं और क्या आप कहते हैं कि बहुत कुछ, क्या सबसे ज्यादा यही सिखाता है, सत्ता से दूर रहना? देखिए, लगातार ये 15 साल की यात्रा रही और उसके बाद ये 5 साल 4 साल की यात्रा विपक्ष की रही, तो मुझे लगता है कि वो चाहे मुख्यमंत्री की हैसियत से काम करना हो या विपक्ष में एक विधायक की हैसियत से काम करना है, दायित्व और जवाबदारी आज उतना ही है जितना पहले था, मगर अब हमारी पोजीशन बदल गई है। पहले बैटिंग कर रहे थे, अब फील्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा कसावट होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। ये क्रम तो चलता ही रहता है, कभी बैटिंग आती है, कभी फील्डिंग आती है, फिर उसके बाद कैचेस अगर आप अच्छे से पकड़ते हैं, आपके बॉलर खूब पसीना बहाते हैं, तो फिर बैटिंग करने का मौका मिल जाता है। कितने आश्वस्त हैं आपके बॉलर? स्लिप पे आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्लिप पे आपके फील्डर तैनात हैं और कैप्टन के नाते आपको मालूम है कब किसका क्या इस्तेमाल करना है? नहीं, पूरी टीम तैयार है और मैं पिच के बारे में भी कह सकता हूं कि बेहतर पिच है और आने वाले 2023 में जब रिजल्ट आएगा, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। अब इसमें कोई शंका नहीं है। जी, शुभकामनाएं बीजेपी को और कांग्रेस को। ये बात हम बार बार कहते हैं क्योंकि राजनीति इसी का नाम है और जितना पक्ष और विपक्ष का ये स्ट्रेंथ, जितनी ये मजबूत होगी, उतना आप लोकतंत्र की मजबूती को देखेंगे। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में लौटेगी और ये 5 साल जो हैं ये इसके बाद फिर बीजेपी का क्रम है, तो आपका आधार क्या है? इसका आधार बहुत स्पष्ट है और जिन मुद्दों को लेकर हम आगे की रणनीति बना चुके हैं, बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का टारगेट बहुत साफ है। हमारे पास 15 साल की विकास यात्रा के वो माइलस्टोन है जिसको हमने 15 साल में छत्तीसगढ़ की धरती, पलायन करने वाला छत्तीसगढ़, जहां भूख से मौत होती थी, गरीबी की हालत खराब थी, उस छत्तीसगढ़ में एक व्यापक परिवर्तन यदि छत्तीसगढ़ में 2003 में आया तो वो छत्तीसगढ़ जो पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ था,
आज 15 साल में एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में 2018 में स्थापित हुआ। गरीबों को खाद्यान्न सुरक्षा योजना देकर 70 लाख परिवार तक 1 रुपये किलो चावल देने की योजना आज छत्तीसगढ़ नहीं हिंदुस्तान का एक मॉडल बना हुआ है, पूरे देश के लिए मॉडल है। जो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना, इसमें हमने पोषण सुरक्षा भी जोड़ा था, चना की योजना दी, इसमें नमक भी जोड़ा, चावल की योजना जोड़ी। किसान परेशान हुआ करता था, किसान कर्ज में डूबा रहता था, कर्ज में उसकी मौत हो जाती थी। उस किसान को 16% से ब्याज दर घटा के 9% किया, 9 से 6% किया, 6 से 3, फिर बाद में किसान को बिना ब्याज के 0% में किसान को सहकारी बैंक से कर्ज देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई। वो योजना छत्तीसगढ़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में माइलस्टोन है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 1200 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हुआ करता था, 1200 किलोमीटर, उसको बढ़ा के 22,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का काम अकेले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। 20,000 स्कूल को बढ़ा के 60,000 स्कूल, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, 222 कॉलेज थे, उसको बढ़ा के 475 कॉलेज का निर्माण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। IIT आया, IIM आया, NIT आया, नेशनल इंस्टीट्यूट हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी आया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाने के साथ एजुकेशन हब के बस्तर और सरगुजा में, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, पावर कनेक्टिविटी हो, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जनरेशन लाइन, 6,000 मेगावाट से बढ़ा के 22,000 मेगावाट पावर जनरेशन का काम, 700 यूनिट प्रति व्यक्ति खपत होता है बिजली का, उसको बढ़ा के 1600 यूनिट बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। तो माइलस्टोन इतने हैं कि 50,000 पंप कनेक्शन हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, 15 साल में उसको बढ़ा के आज 4,70,000 पंप कनेक्शन यदि छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। हर घर तक पंप पहुंचाने का काम यदि छत्तीसगढ़ में हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। तो माइलस्टोन हमारे पास कहने के इतने सारे हैं, जिन कामों को हमने किया 15 साल, उसको लेकर जाएंगे। मोदी जी की 8 साल की उपलब्धि उसमें प्लस है। आज जो दिल्ली की सरकार की योजना है, कार्य योजना है, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। आज जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, आज़ादी के 70 साल बाद भी किसी व्यक्ति के पास उसके घर में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी। जल जीवन मिशन में 9 करोड़ लोगों तक पानी पहुंचाने का काम किया। 11 करोड़ शौचालय, आप आश्चर्य करेंगे कि आज़ादी के अभी तक शौचालय का निर्माण इस देश में नहीं हुआ था। 11 करोड़ शौचालय का निर्माण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जो परिवर्तन आया है, वो 45 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 250 अरब रुपया का डीबीटी में ट्रांसफर करने का काम हुआ। इतनी सारी योजनाएं हैं। 2 करोड़ 40 लाख आवास के निर्माण का काम हुआ। इन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया, जिसके लिए सदियों तक इंतजार करना पड़ा। हिंदुस्तान में अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण माननीय मोदी जी की वजह से संभव है कि आने वाले 2024 में मंदिर में भगवान को बैठा के उसके दर्शन कर पाएंगे। आपने बहुत सारी बातें गिना दी और मैं नहीं कहता कि उनमें सत्यांश नहीं होगा, क्योंकि एक राजनेता चुनाव जीतने के लिए और जनता का मन जीतने के लिए ही चुनाव मैदान में उतरता है। ये मुझे बताइए कि आपने इतनी सारी चीजें, जो बातें आपने कही, क्या जनता तक आप ठीक से पहुंचा नहीं पाए थे इनको? क्या क्या चूक हो गई? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मानते हैं कि आपने आकांक्षी छत्तीसगढ़ के मूल भाव को क्या समझा ठीक से? जैसा भूपेश बघेल जी का दावा है कि छत्तीसगढ़ के भाव को, छत्तीसगढ़िया भाव को उन्होंने समझा और उसको मजबूती से उभार कर सामने लाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और गौरव तब बढ़ता है जब छत्तीसगढ़ ऊंचाई को पहुंचता है। और ऊंचाई को पहुंचने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर में है, डेवलपमेंट में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, इकोनॉमिक सेक्टर में है। इन सेक्टरों में छत्तीसगढ़ को ऊपर बढ़ाएंगे तो छत्तीसगढ़ महतारी का मान सम्मान से बढ़ता है। आज अभी का जो सर्वे आया है, इंडिया टुडे का सर्वे आया है, देश के 20 राज्यों का सर्वे हुआ,
उन राज्यों के सर्वे में छत्तीसगढ़ आज स्थिति है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 20 राज्यों में 19वां स्थान में है, एग्रीकल्चर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 18वें स्थान में है, इकोनॉमी में 17वें स्थान में है, हेल्थ में 12वें स्थान में है, और ओवरऑल देश के 20 राज्यों में इंडिया टुडे का जो लेटेस्ट सर्वे आया है छत्तीसगढ़ 16वें स्थान में आ गया। हम लोग उसमें 5वें स्थान में हुआ करते थे 17 और 18 में। तो मान सम्मान ये बढ़ाने का होता है, गौरव बढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ महतारी का तब बढ़ता है जब छत्तीसगढ़ को डेवलपमेंट की ऊंचाई पे पहुंचाए और आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाए। सिर्फ गिल्ली डंडा खेल देने से छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा, छत्तीसगढ़ का विकास यहाँ के गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने से होगा, एजुकेशन में बेहतर तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एजुकेशन हब बनाने से होगा। आज बस्तर का एजुकेशन हब दंतेवाड़ा में आप जाके देखिए, नेशनल लेवल का एजुकेशन हब वहाँ बना हुआ है। लोगों के लिए प्रयास के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए हमने उनके लिए विशेष कोचिंग क्लासेस शुरू किया। उन योजनाओं से भारत माँ का, छत्तीसगढ़ महतारी का मान सम्मान बढ़ता है। छत्तीसगढ़ को सम्मानित करने के लिए वो जरूरी है कि हम विकास की ऊंचाई तक पहुँचें। दो कैप्टन जब मिलते हैं और दोनों की मित्रता की बड़ी चर्चा होती है, डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल जी मौजूदा मुख्यमंत्री, कौन पहले मुस्कुराता है सर? देखिए, राजनीति में दुश्मन कोई किसी का नहीं। हम एक दूसरे के सैद्धांतिक विरोध कर सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, मगर व्यक्तिगत कोई दुश्मनी होने का बात सवाल किसी के साथ नहीं होता। संबंध सबके साथ बेहतर होना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं और मैं संबंध हमेशा बना कर रखता हूं। मुझे लगता है तालियों से स्वागत होना चाहिए इस बात का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने कही है। यहाँ सैद्धांतिक विरोध है, ये विरोध मन का विरोध नहीं है, ये विरोध वैचारिक विरोध है। सर, इधर बस्तर के बारे में कांग्रेस का ये कहना है कि आप यानी भारतीय जनता पार्टी बस्तर को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मांतरण में आप धर्मांतरण के लिए तथाकथित रूप से जो संगठन या संस्थाएं काम कर रही हैं, आप उनको बचाने का काम कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो पूरी सूची आपको दे सकते हैं कि आज ही मुख्यमंत्री जी ने प्रेस से बातचीत में कहा है कि कितने गिरजाघर, चर्च आपके यानी बीजेपी के शासनकाल में नए जो हैं वो बने। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि नारायणपुर जैसे जगह में जहां प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग रहते हैं, अबूझमाड़ जैसे जगह में जहां प्रिमिटिव ट्राइब्स रहते हैं, वहां धर्मांतरण कहां तक पहुंच चुका है और धर्मांतरण किस तेजी के साथ विस्तारित हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ की संस्कृति बचाना है, छत्तीसगढ़ की आदिवासी कल्चर बचाना है, तो जो धर्मांतरण की आंधी चल रही है बस्तर से सरगुजा तक, और विशेष रूप से नारायणपुर की घटना इस बात का सबूत है कि सरकार के सह में, सरकार के मार्गदर्शन में और सरकार के संरक्षण में यदि धर्मांतरण का कुचक्र फैलेगा तो छत्तीसगढ़ में फिर 32% आदिवासी बचेगा कहाँ? छत्तीसगढ़ की संस्कृति कहाँ बचेगी? धर्मांतरण के लिए दोषी यदि मैं मानता हूँ, ये 4 साल में जिस प्रकार तेजी के साथ धर्मांतरण बढ़ा है उसके लिए सरकार 100% दोषी है। अभी छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दे आपकी निगाह में क्या हैं? आप किस तरह से बड़े मुद्दों को देखते हैं? आरक्षण विधेयक को लेकर भी सियासत का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ है कि आप एक छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आप राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, और गवर्नर साहब की तरफ भी उंगली उठाई जा रही है कि जनहित से जुड़े एक विधेयक को क्यों रोका गया? गवर्नर जैसे पद को राजनीतिक आक्रमण करना मैं बिल्कुल संवैधानिक, एक हमारी प्रमुख है, राज्य की प्रमुख है, उचित नहीं मानता। पहली बात तो ये है कि उनके लिए जहाँ तक सवाल है कि आरक्षण के मुद्दे में हमारी भूमिका क्या रही, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2012 जब छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश अलग होने के बाद पॉपुलेशन के रेशो के आधार में जब मध्य प्रदेश में थे
तो 20% आरक्षण हुआ करता था अनुसूचित जनजाति का। छत्तीसगढ़ में आया तो वही के वही 20% छत्तीसगढ़ को मिला। हमने उस 20% को बढ़ा के 2012 में विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया, विधेयक लाया, और उसके बाद ये 20% आरक्षण 32% अनुसूचित जनजाति का हो गया, जो अभी तक चलता रहा। आरक्षण का विरोध करने के लिए कांग्रेस अपने लोगों को हाईकोर्ट भेजती है। हाईकोर्ट में अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों के लिए आरक्षण को समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट में इनके लोग जाते हैं। जब हाईकोर्ट में फैसला आ जाता है तो फैसला आने के बाद उसको लाल बत्ती दिया जाता है। इसका मतलब है आरक्षण को और जिस स्थिति में लाने के लिए कोई योगदान है तो कांग्रेस की है, और कांग्रेस के इशारे में ये सब षड्यंत्र हो रहा है। हमने तो 20% से 32% लाने का काम किया, और 32% रहता यदि कांग्रेस के लोग कोर्ट में यदि अच्छे से इसको लड़े होते, अच्छा वकील खड़े किए होते, तो आज स्थिति दूसरी होती। एक सैद्धांतिक सवाल की तरफ मैं आपका ध्यान खींचता हूं। बीजेपी में बड़ी डिबेट है इस समय कि जो नेता पुत्र हैं उनको टिकट्स नहीं दिए जाने चाहिए। सत्यनारायण जटिया जी अविभाजित मध्य प्रदेश के बड़े नेता रहे बीजेपी के, उन्होंने इसका विरोध भी किया। आपकी पार्टी के एक बड़े नेता जो दिल्ली में महत्वपूर्ण पद पर हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने भी कहा कि इस पर एक पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि चुनती जनता है। अगर आप इस तरह से फैसले कर लेंगे तो वो एक पॉलिटिशियन का पुत्र, एक चिकित्सक का पुत्र, एक पत्रकार का पुत्र, एक आईएएस अधिकारी का पुत्र इंक्लाइन होता है उस प्रोफेशन को चुनने में। क्या आपको लगता है कि इस पर पार्टी के भीतर डिबेट के बाद एक नीतिगत कुछ ड्राफ्ट सामने आना चाहिए? मोटे तौर पे अभी जो स्थिति दिख रही है और उसमें पार्टी की कोशिश रहती है कि एक परिवार से एक से ज़्यादा लोगों को अवसर ना मिले, ताकि कार्यकर्ताओं के अंदर कोई भावना ना जाए। तो मैं इस बात से असहमत नहीं हूं, मैं सहमत हूं कि राजनीति की दृष्टि से परिवार के 1, 2, 3 सदस्यों को एक साथ अवसर मिलना उचित नहीं है। एक को मिल सकता है, एक जो भी है एक करे तो है, और पार्टी यदि सोचती है, क्योंकि पार्टी का मोटे तौर पे एक अघोषित निर्णय है कि ज़्यादा परिवार के लोगों को अवसर नहीं देना चाहिए। जी, कंक्लूड करूंगा 1-2 सवालों से। एक स्टोरी की थी मैंने, जब मैं एक नेशनल न्यूज एजेंसी में था, और उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 विधायक चुनाव के नतीजे आने के बाद उस दबाव को झेल नहीं पाए थे, और खल्लारी से शायद रमेश जी थे और मध्य प्रदेश में शिव प्रताप जी थे। मैंने एक स्टोरी की थी और उसमें राजनेताओं की जो तकलीफ है, यहाँ बहुत बड़ा समूह है, मेरे सामने बैठे हैं, शुक्ला जी हैं, ठाकुर साहब बैठे हैं। मुझे बताया गया, जब मैंने शिव प्रताप सिंह जी की वाइफ से बात की, ठाकुर साहब की वाइफ से, उन्होंने कहा वो दिन में 4 बार शेव करते थे जिससे कार्यकर्ताओं को फ्रेश दिखे। 4 से 5 बार नहाते थे कि जिससे कोई कार्यकर्ता ये नहीं कहे कि भाई साहब थके हुए क्यों लग रहे हैं, अपन तो बढ़िया कर रहे हैं। वो कहते थे, उनकी वाइफ ने कहा कि इस वार्ड से फैसला आता था कि बहुत अच्छा चल रहा है, 2 दिन बाद पता चला कि गड़बड़ हो गया वहां मामला, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे। राजनीति की इन गहरी कंदराओं में जहां सबसे ज्यादा षड्यंत्र अपोजिशन की तरफ से नहीं है, पार्टी के भीतर से ही है, वहां कभी मन उबता है सर, या चरेवती का मंत्री गूंजता है, कभी लगता है कि छोड़ दें, जस की तस रख दीनी रे चदरिया? देखिए, ये सब आदिकाल से चलते आ रहा है, महाभारत काल से आप देखते जाएं तो राजनीति और इस प्रकार के उतार चढ़ाव, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के प्रति चलता रहता है। मगर आपके अंदर यदि धैर्य होगी तभी आपको राजनीति में रहना चाहिए। यदि धैर्य नहीं है तो राजनीति करने के लायक आप नहीं है, ये तय बात। व्यक्ति के अंदर धैर्य होनी चाहिए। आपके छत्तीसगढ़ के ही एक बड़े कवि और कांग्रेस के नेता श्रीकांत वर्मा जी, उन्होंने एक बार परसाई जी, यहां से जो मध्य प्रदेश से जाते थे, अविभाजित मध्य प्रदेश से दिल्ली लोग, तो वो उनके ऊपर बहुत प्रहार करते थे और कहते थे कि चीते की नैतिकता है इनकी। मेरे संघर्ष के दिनों में इन्होंने मुझे मध्य प्रदेश से आया हुआ बकरा समझा, लेकिन मैं चीता नहीं हो सकता था,
मैंने कड़ी मेहनत की, बंदूक हाथ में ले ली, अब मेरे छर्रे लगते हैं तो ये तड़पते हैं। परसाई जी ने कहा ऐसा भाव मत रखो। राजनीति में कई बार व्यक्ति प्रतिशोध की तरफ भी चला जाता है, इतना उसको ही पीड़ित किया जाता है। और ये अभियोग आप पर भी लगा और आपके बाद आने वाले राजनेताओं पर भी लगा। तो राजनीति प्रतिशोध से तो मुक्त होनी चाहिए, वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। 100% मैं इसे सहमत हूं कि राजनीति में प्रतिशोध का स्थान होना ही नहीं चाहिए। गुणदोष के आधार पे जो होता है ये प्रक्रिया न्यायालय तय करती है। मान लो किसी के ऊपर कोई अपराध लगता है, मगर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से दूर रहना चाहिए। कभी मन करता है भूपेश जी को बुलाकर डिनर या लंच पे आमंत्रित किया जाए, एक लंबी चर्चा हो? ऐसा अवसर तो अभी तक तो नहीं आए हैं, भविष्य में देखते हैं। बिटवीन द लाइन इसमें बड़ी बातें हैं, लेकिन अवसर आएगा, इसके लिए तैयार है कि आपने ये नहीं कहा है, अवसर के लिए संभावनाएं खोल के रखी हैं। और आमंत्रण उधर से आया तब भी यही जवाब होगा, जवाब तब भी यही होगा। कंक्लूड करूंगा, राष्ट्रीय फलक पर डबल इंजन की सरकार का नारा अब बीजेपी का है। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां बराबर बताई जा रही हैं। इसके पीछे आप क्या सोच देखते हैं? एक सोच तो ये समझ में आती है कि राज्यों की लीडरशिप को ताकत दी जाए, या फिर ये माना जाए कि वो उतनी कॉम्पिटेंट होकर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। देखिए, तुलना जब किया जाता है तो वो परफॉर्मेंस को लेकर ही तुलना किया जाता है। और केंद्र सरकार के अभी की उपलब्धियां और राज्य सरकार की उपलब्धियों को हम तुलना करके ही देखते हैं। मगर इस 8 साल में मोदी जी ने जिस ऊंचाई तक देश को पहुंचाया है, जहां तक देश का गौरव बढ़ा है, मान सम्मान बढ़ा है, इज्जत बढ़ी है, दुनिया में सबसे आज 5 देशों में हमारी गिनती हो रही है, डेवलपमेंट में तेजी के साथ हम आगे बढ़े हैं। तो मोदी जी का सक्षम और सफल नेतृत्व यदि मिला है तो उसकी वजह से ही देश आगे बढ़ा है। और वही नेतृत्व आज पूरे हिंदुस्तान में, यदि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, अपने आप में सबसे ऊंचाई पे पहुंचा है, तो इसका क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी जी को जाता है। 2023 में आप क्या देखते हैं? पार्टी एक बार फिर आप पे भरोसा करेगी, चेहरा आपका रहेगा 2023 में? ये लीडरशिप का हमारे यहाँ ये नहीं है कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सवाल इस बात का है कि चुनाव हम लड़ेंगे, सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, मोदी जी के नाम से लड़ेंगे। और चुनाव होने के बाद इसका फैसला हमारे यहाँ बहुत जल्दी होता है। विधायक दल की बैठक होती है, उसमें तय कर लिया जाता है, 1 घंटे में इसका फैसला हो जाता है। इसलिए इसके लिए कोई विवाद या कोई चर्चा का विषय नहीं। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं डॉक्टर रमन सिंह। वही सधा हुआ अंदाज है उनका बात करने का, और मेरे जैसे पत्रकार के लिए भी ये कठिन होता है कि मैं इनके मन के उस तल तक पहुंच जाऊं कि वहां चल क्या रहा है। मैं अनुमान ही लगा सकता हूं, चेहरा आप बाउंसर फेंकिए, गुगली फेंकिए, ललचाइए, ऑफ स्पिन फेंकिए, लेकिन डॉक्टर साहब उसी धीर गंभीर भाव से जवाब देते हैं और चुपचाप अपनी बात कह के किनारे हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया करता हूं। टीम से मेरा आग्रह रहेगा कि हम स्मृति चिन्ह देकर स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु आग्रह शरद सर से, और जोरदार तालियां एक बार फिर से डॉक्टर रमन सिंह के लिए। वे इस सत्र को सुंदर ढंग से उन्होंने संचालित किया, बातचीत हुई।